हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स माध्यम में। आशा करता हूं आप एकदम बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, हम जो है हिंदी की क्लास लेकर के आएंगे। उसमें दोस्तों यूपीएसआई 2016-17 और 2021 में जितनी भी हिंदी पूछी गई है उसको जो है हम सेट बाय सेट कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमने जो है आज अपनी क्लास आज से दोस्तों हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों आज हम जो करेंगे, जो 2021 में हमारी हिंदी पूछी गई थी, यहाँ से दोस्तों हम इसको कवर करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों हमारी जो क्लास होगी आज, ये हमारी 12 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट 2021 में जितनी भी हमारी जो हिंदी पूछी गई थी 40 क्वेश्चन, उन 40 क्वेश्चन को हम इसमें कवर करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों इसमें बता दूं मैं आपको, जो हमारी एक क्लास हुआ करेगी, तो दोस्तों ये हमारी डेली क्लास जो हुआ करेगी, ये हमारी दोपहर को 2 बजे हमारी ये डेली क्लास हुआ करेगी। और दोस्तों जो हमारी ये हिंदी को बिल्कुल कवर करते हुए हम इसमें जो प्रैक्टिस सेट है हमारे, इसके माध्यम से हम चलेंगे। यानी दोस्तों हम इसमें ये देख लेंगे कि हमारा हिंदी का लेवल हमारा 2021 में क्या रहा था। ठीक है, उसी के हिसाब से हम आगे की हम अपनी तैयारी करेंगे। बस दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना साथ दोस्तों बनाए रखना, क्योंकि दोस्तों आज हम एक बिल्कुल नए तरीके से अपना इस क्लास को भी यानी स्टार्टिंग से लेके चलेंगे। जैसा कि दोस्तों हमने पॉलिटी अच्छी तरीके से अपनी कवर कर ली है पूरी, उसी तरीके से दोस्तों हम हिंदी को भी कवर करेंगे। और दोस्तों हमारा जो है यानी कि वैकेंसी आने से पहले पहले हम अपना कोर्स जो है कंप्लीट कर लेंगे। और दोस्तों अपना साथ जरूर बनाए रखना और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। तो बिना किसी देरी के हम करेंगे अपने प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट। तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा पहला क्वेश्चन है, यानी जो हमारी दोस्तों जैसे कि मैं आप सबको मैंने पहले ही बताया कि जो हमारी ये पूरा सेट है 40 क्वेश्चन का, ये दोस्तों हमारा 12 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था 2021 में यूपीएसआई में। तो दोस्तों इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन बना था वो था हमारा काव्य रीति के कितने भेद हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसके अंदर ऑप्शन हमें ये दे रखे हैं 2, 4, 8 या 3। तो दोस्तों हमारा जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा आंसर 3। यानी काव्य रीति के कितने भेद बताए गए, हमारे 3 भेद बताए गए। और दोस्तों जो हमारे 3 भेद होते हैं, वो 3 भेद मैं आपको बता दूं। एक तो हमारा हो जाता है वेदर्वी भेद, मतलब वेदर्वी रीति। ठीक है, एक तो ये हो जाता है वेदर्वी रीति। ठीक, दूसरा हो जाता है हमारा गौंडी रीति, दूसरा हो जाता है हमारा गौंडी रीति। और दोस्तों तीसरा जो हो जाता है हमारा, वो हो जाता है हमारा पांचाली रीति। दोस्तों थोड़ा राइटिंग में थोड़ा आप समझ लेना, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप समझते हुए चलना। तो तीसरा हो जाता है हमारा पांचाली रीति। और दोस्तों जो हमारे ये वेद बताए गए थे, ये हमारा आचार्य बामन के द्वारा इनको बताया गया था। अब दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूं, जो आचार्य दंडी थे उनके द्वारा जो है ये जो हमारा पांचाली रीति था, इस वाले वेद को जो है नहीं बताया गया था। जो हमारा आचार्य दंडी है ये वेदर्वी रीति और जो गौंडी रीति को जो है मानते हैं। ठीक है, लेकिन आचार्य बामन के द्वारा जो है इन तीनों को माना गया। और दोस्तों जो हमारा बोर्ड ने भी आंसर माना है, वो हमारा 3 भेद इसको माने। ठीक है, अब दोस्तों आगे देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में दोस्तों हमें ये दे रखा था कि जो हमारा जल, प्राण, पुत्र, इनमें से किस शब्द के ये अनेकार्थी हैं। ठीक है, तो जो इसमें अनेकार्थी पूछा हमसे जल, प्राण, पुत्रता। ठीक है, तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें जो पहला ऑप्शन है इसमें तत्व, सार, जीवन या फिर औषधि। तो दोस्तों इसमें जल, प्राण, पुत्र जो हमारे अनेकार्थी हो जाते हैं, हमारे ये जीवन के अनेकार्थी इसमें हो जाते हैं। ठीक, अब दोस्तों इसी में आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें दोस्तों ये बताया है कि इनमें से हार की जीत कहानी के कहानीकार जो कौन है, यानी कि हार की जीत कहानी कौन है। तो इसमें हमारे ऑप्शन दे रखे हैं रांगे राघव, यादवेंद्र शर्माचंद्र, कमलेश्वर और सुदर्शन। तो हमारा दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा, यानी कि जो हमारी हार की जीत कहानी के लेखक हैं वो हमारे सुदर्शन हो जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूं, जो हमारे रांगे राघव में, रांगे राघव की एक दो मैं दोस्तों रचना बता दूं आपको। एक तो इनकी रांगे राघव की हो जाएगी विषाद मठ। ठीक है, विषाद मठ भी हमारी जो है रांगे राघव की हो जाएगी। एक रांगे राघव की दोस्तों ये हो जाएगी हमारी, यानी कि कब तक पुकारूं, कब तक पुकारूं, ये भी हमारी रांगे राघव की हो जाएगी। अब दोस्तों कमलेश्वर की हो जाएगी हमारी कितने पाकिस्तान, यानी कि कितने पाकिस्तान, ये भी हमारी कमलेश्वर की हो जाएगी, कितने पाकिस्तान, ये कमलेश्वर की कहानी हो जाएगी। अब दोस्तों इसी में हम आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा आज की क्लास का। इसमें दोस्तों ये दे रखा है कि इनमें से सर्वनाम शब्द हमारा कौन सा है, यानी सर्वनाम शब्द हमसे पूछा है कि कौन सा है। तो ऑप्शन दे रखे हैं हमें नींद, रोग, सफाई और कौन। तो इसमें सर्वनाम शब्द हमारा कौन सा हो जाएगा, कौन हमारा जो है सर्वनाम शब्द हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों इसमें बता दूं मैं आपको, जो सर्वनाम शब्दों की संख्या है हमारी, वो सर्वनाम शब्दों की संख्या दोस्तों 11 हो जाती है। और जो हमारे सर्वनाम के भेद हो जाते हैं वो हमारे 6 भेद हो जाते हैं सर्वनाम के। ठीक है, अब दोस्तों आगे देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन हमारी आज की क्लास का।
इसमें दोस्तों ये दे रखा है कि विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है, यानी जो विशेषण का लिंग की जो पहचान होती है वो किसके आधार पर हम करते हैं। तो हमारा इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो विशेष्य के आधार पर, स्त्रीलिंग के अनुसार, ये या फिर स्वतंत्र रहता है, ऑप्शन डी है यानी पुल्लिंग के अनुसार। दोस्तों हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हम विशेष्य के अनुसार जो है विशेषण के लिंग की पहचान हम इसमें करते हैं। अब आगे देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा आज की क्लास का, इनमें से मधुशाला के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दे रखे हैं हमें हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन डी सी दे रखा है महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी है हमारा जयशंकर प्रसाद। तो मधुशाला के जो लेखक थे हमारे वो हरिवंश राय बच्चन जो है मधुशाला के हमारे लेखक हो जाते हैं। दोस्तों इनकी कहानी जो हो जाती है हमारी मधुशाला, मधु कलश, मधुबाला, ये इनकी हमारी कहानी हो जाती है, ये जो हरिवंश राय बच्चन है। ठीक है, अब दोस्तों इसी में ही जो हमारी महादेवी वर्मा हो जाती है, महादेवी वर्मा की हमारी कहानी हो जाती है, जैसे गिल्लू हो गया, स्मृति के चित्र हो गए, प्रकृति की रेखाएं हो गई, ये इनके स्मृति चित्र जो मतलब जो स्मृति चित्र हैं ये इनके हमारे महादेवी वर्मा के हो जाएंगे। अब दोस्तों जयशंकर प्रसाद की हमारी रचनाएं वो हो जाती हैं, जैसे कि तितली हो गई, झरना हो गई, जैसे इनकी हम देख लेंगे जयशंकर प्रसाद की, तो इनकी जैसे एक तो तितली हो गई, तितली, ठीक है, एक हो गई इनकी झरना, झरना, आंसू, ठीक है, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ध्रुव स्वामिनी, ठीक है, एक हो जाती है इनकी ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी, जन्मजय का नाट्यक हो जाएगा इनका, ठीक है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये इनके नाटक हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद के। अब आगे देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा आज की क्लास का, इसमें दे रखा है कि आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा किस वचन का प्रयोग होता है। दोस्तों इसमें ऑप्शन दे रखे हैं हमें एक वचन, बहुवचन या फिर दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा जो आंसर हो जाएगा, यानी कि आदरणीय व्यक्तियों के लिए जो हमेशा हम प्रयोग करेंगे दोस्तों, उसमें जो है हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आदरणीय, जैसे आदरणीय मतलब ये होता है किसी को आदर देने के लिए, जैसे कोई हमसे बड़े हैं तो उनको हम जैसे अच्छी तरीके से, मतलब जो हम जो है उनको हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं, मतलब जो उनको हम इज्जत दे करके इस तरीके से बहुवचन का प्रयोग करेंगे। मतलब जो है आप कहाँ जा रहे हो, इस जैसे कोई हमसे बड़े, मान लो कि हमारे पिताजी हैं, तो हम उनको जो हमेशा मतलब जो हम बुलाएंगे तो हम इस तरीके से बुलाएंगे कि आप कहाँ जा रहे हो, इस तरीके से, तो जो आप शब्द होगा हमारा वो बहुवचन में आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे दोस्तों हम, अगला हमारा क्वेश्चन दे रखा आज की क्लास का, इनमें से विवश रस का स्थायी भाव क्या है। तो ऑप्शन है हमारे उत्साह, जुगुप्सा, शोक या फिर घृणा। ठीक है, तो जो हमारा इसका आंसर हो जाएगा जुगुप्सा जो है हमारा विवश रस का जो है स्थायी भाव हो जाएगा। ठीक है, जो शोक हो जाएगा हमारा, ये हमारा करुण रस का स्थायी भाव हो जाएगा। शोक जो है ये करुण रस का स्थायी भाव इसमें हो जाएगा। जो हमारा उत्साह हो जाएगा, ठीक है, उत्साह जो है हमारा दोस्तों ये वीर रस का स्थायी भाव हो जाएगा हमारा उत्साह। अब आगे देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों आज की क्लास का, यानी मात्र अंता में कौन सा समास दे रखा है। यानी मात्र अंता में दोस्तों हमसे समास पूछा है, ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों हमें कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास या फिर द्विगु समास। तो दोस्तों हमारा जो आंसर हो जाएगा इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा, यानी मात्र अंता यानी कि माता की हत्या करने वाला। ठीक है, तो हमारा जो हो जाएगा ये हमारा तत्पुरुष समास के अंतर्गत हो जाएगा, यानी कि मातृहंता, पितृहंता, ठीक है, इस तरीके से जो हो जाएगा वो हमारा तत्पुरुष समास के अंतर्गत हो जाएगा। अब दोस्तों आगे देखेंगे हम आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों इसमें ये दे रखा है कि मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक वेद है। यानी कि हमसे भूतकाल का वेद पूछा है दोस्तों। इसमें मैं बता दूं आपको, जो हमारे भूतकाल के वेद होते हैं वो हमारे भूतकाल के 6 वेद होते हैं। ठीक है, जो हमारे वर्तमान काल के होते हैं वो हमारे 5 वेद होते हैं, और जो हमारे भविष्य काल के होते हैं वो हमारे 3 वेद होते हैं। दोस्तों हमसे पूछा है कि मैं खाना खा चुका था। ठीक है, इसमें जो है बात की जो है समाप्ति हो रही है। तो ऑप्शन दे रखे हैं हमें इसमें पूर्णभूत, सामान्य भूत, संदिग्ध भूत या फिर आसन्न भूत। तो दोस्तों इसमें जो हो जाएगा हमारा पूर्णभूत इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें जो हमारा बताया गया है कि यानी कि मैं खाना खा चुका था, यानी जो कार्य को जो है भूतकाल के अंदर पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था। अब दोस्तों अगर इसमें ये होता कि जो मैंने खाना खा लिया है, तो यानी कि इसका मतलब ये होगा कि काम जो है बिल्कुल अभी अभी समाप्त हुआ है, तो दोस्तों हमारा हो जाता फिर आसन्न भूत। आसन्न भूत वो होता है दोस्तों, यानी जिस काम को जो है यानी कि अभी हाल फिलहाल में जो है खत्म किया गया हो, वो हमारा आसन्न भूत काल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे हमारा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। इसमें दोस्तों हमसे पूछा यानी बर्तनी से संबंधित ये हमारा क्वेश्चन था। इसमें था कि शुद्ध शब्द हमारा कौन सा है। तो विद्या वाचस्पति, विद्या वाचस्पति, ठीक है, विद्या वाचस्पति या विद्या वाचपति। तो दोस्तों इसमें हमसे जो है शुद्ध पूछा, और दोस्तों हमारा जो है 1 से 2 क्वेश्चन जो है हमारा शुद्ध वर्तनी से संबंधित जो आते हैं। ठीक है, तो इनको भी हम देखेंगे। तो दोस्तों हमारा जो आंसर हो जाएगा, आंसर दोस्तों हमारा ये हो जाएगा विद्या वाचस्पति जो है ये हमारा
सही हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों बोलने में तो हमारे सब एक जैसे ही लग रहे हैं, लेकिन दोस्तों जो इनके लिखने का आधार हम देखेंगे तो दोस्तों इनका जो है अलग हो जाएगा। तो आगे देखेंगे दोस्तों हम अगला क्वेश्चन आज की क्लास का। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि दोस्तों आपकी डिमांड पर ही हमने जो हिंदी स्टार्ट की है। अब जैसे दोस्तों हिंदी स्टार्ट हुई है, इसी तरीके से दोस्तों हमारी अगली क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। उन्हीं में ही दोस्तों हम इसमें जो है अपनी इनको कवर करते हुए अच्छी तरीके से चलेंगे। जैसे कि हम आपने जैसे पॉलिटी कवर कर ली, वैसे ही दोस्तों हम अन्य सब्जेक्ट को भी कवर कर लेंगे। तो दोस्तों हमसे इसमें पूछा गया क्वेश्चन है कि हिंदी शब्दकोश में यानी 6 का किस वर्ण के बाद, मतलब जो 6 आता है हमारा हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत, जो उसका हम जब क्रम देखेंगे तो किसके बाद में इसका क्रम आ जाएगा। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन दे रखा है ज्ञ, त्रय, है और कै के बाद में। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कै के बाद में जो है इसका स्थान आता है। दोस्तों जो हमारा ये 6 है, ये हमारा कै और जो है आधे कै और से मिलकर के बना होता है, यानी जो इसका स्थान होगा हमारा ये कै के बाद में जो है इसका अंग्रेज जो हमारा वर्णमाला उसके अंतर्गत जो है आ जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हमारा ज्ञ हो जाता है ये हमारा एक तो जय प्लस ये से मिलकर जो हमारा ये इसको जो है हम ज्ञानी बोलते हैं। इसको जैसे हम हमारा ये होता है ज्ञानी, हम इसको जो है जैसे ज्ञानी लिखा हुआ हम इसको ज्ञानी पढ़ लेते हैं, लेकिन दोस्तों इसको जो है ज्ञानी ना पढ़ करके जो है हम इसको ज्ञानी पढ़ेंगे, क्योंकि जो स्टार्टिंग में होता है ये जय से मिलकर के बना होता है, जो इसका स्थान होगा जय के बाद में होगा। अब दोस्तों इसी तरीके से जो है हमारा ये हमारा त्रय हो जाता है। त्रय जो है हमारा आधे तय से मिलकर के बना होता है, तो इसका जो स्थान होगा हमारा तय के बाद में आ जाएगा। अब दोस्तों इसी में हम आगे देखेंगे आज की क्लास का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों ये दे रखा है कि शौरसैनी या भ्रंश से विकसित भाषाओं का सही क्रम हमारा क्या है, यानी कौन सी भाषाएं जिनका जो शौरसैनी या भ्रंश से जो विकसित हुई हैं उनका जो सही क्रम हमारा क्या दे रखा है। तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे, यानी कि हमें जो दे रखी है पहले हमारा राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी और बांग्ला, यानी किन भाषाओं का जो क्रम था वो सबसे पहले हमारी विकसित हुई थी। तो दोस्तों हमारा जो आंसर हो जाएगा जो सबसे पहले हमारी विकसित हुई थी, तो एक तो दोस्तों जो हमारी विकसित हुई थी इसके अंदर एक तो दोस्तों हमारी ये हो जाएगी राजस्थानी, जो शौरसैनी या भ्रंश से विकसित हुई थी। दूसरी जो हो जाती है हमारी दोस्तों गुजराती भी हमारी जो है राजस्थानी मतलब शौरसैनी या भ्रंश से विकसित हुई थी। दोस्तों इसमें जो हमारा आंसर बनेगा एक तो शौरसैनी और दूसरा हमारा गुजराती इससे विकसित हुई थी। और दोस्तों जो हमारा जो पंजाबी था हमारा ये हमारा उससे गुरुमुखी लिपि से संबंधित था। ठीक है, अब आगे देखेंगे दोस्तों हमारा अगला दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन हमारा इसमें दे रखा है कि इनमें से धड़ाक शब्द में जो है कौन सा प्रत्यय है, यानी धड़ाक शब्द में दोस्तों हमसे प्रत्यय पूछा है। दोस्तों इसमें जो है ये हमसे ऑप्शन दे रखे हैं धड़क, आक, अक और घड़। तो दोस्तों हमारा जो आंसर हो जाएगा यानी धड़ाक में हमसे प्रत्यय पूछा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये हमारे उपसर्ग और जो प्रत्यय होते हैं ये हमारे शब्दांश होते हैं, यानी कि शब्द के जो स्टार्टिंग में लगेंगे हमारे आदि में वो हमारे उपसर्ग होंगे और जो शब्द के अंत में लगते हैं हमारे वो हमारे प्रत्यय हो जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमसे प्रत्यय पूछा है यानी शब्द के बाद का। तो दोस्तों जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हमारा इसमें आंसर रहेगा हमारा आग जो है हमारा इसमें आंसर इसका हो जाएगा यानी धड़ाक। इसका जो हमारा शब्द बनेगा एक तो हमारा धड़ बनेगा, धड़ प्लस आक, ये हमारा इसका मूल शब्द हो जाएंगे धड़। ठीक है, ये हमारा धड़ाक मिलकर के बन जाएगा। अब दोस्तों आगे देखेंगे हमारा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। तो इसमें दोस्तों ये रखा है कि इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है, यानी जो भाववाचक संज्ञा हमारी वो क्रिया से नहीं बनी है। तो दोस्तों इसमें हम ऑप्शन देखेंगे, पहला दे रखा है हमें पढ़ाई, दूसरा लड़ाई, तीसरा भलाई, चौथा दे रखा है हमारा कमाई। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यानी क्रिया से जो नहीं बनी है तो क्रिया हमारी जो होगी पढ़ाई जो है हमारी ये पढ़ना से मिलकर के बनी है। ठीक है, ये पढ़ना से जो हमारी मूल इसमें जो धातु बनेगी वो हमारी पढ़ इसमें मूल धातु बन जाएगी। जो हमारी जो संज्ञा होगी यानी जो हमारी क्रियाएं ये तो हमें दे रखी है, लेकिन जो हमारी मूल संज्ञा वो हमारी पढ़ना हो जाएगी। लड़ाई जो होगी हमारी लड़ना हो जाएगी, जो उसकी मूल धातु हो जाएगी वो लड़ हो जाएगी। अब दोस्तों इसी तरीके से हमारी कमाई जो हो जाएगी, कमाई जो है हमारी कमाना से मिलकर के बनी है। जो हमारी भलाई है ये दोस्तों भलाई किसी से मिलकर के नहीं बनी है। तो ठीक है, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इसी में आगे देखेंगे हम आज की क्लास का हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें दोस्तों ये दे रखा है कि जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए उपयुक्त एक शब्द बताना है, यानी कि जो मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए एक शब्द बताना है, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमसे ये पूछा गया। दोस्तों इसी में ही हमारा मंथर हो जाएगा, ऑप्शन बी है इसमें मंदा क्रांता हो जाएगा, ऑप्शन सी है हमारा दीर्घसूची, ऑप्शन डी दे रखा है दोस्तों सत्वर। दोस्तों जो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें मंथर इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, ठीक है, वो उसको जो है हम मंथर कहते हैं। अब दोस्तों इसी
में आगे देखेंगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। इसमें दोस्तों ये दे रखा है हमें द्विज का अनेकार्थी क्या है, यानी द्विज शब्द का जो है अनेकार्थी शब्द क्या है। तो दोस्तों इसमें बता दूं मैं आपको, द्विज का अर्थ जो होता है जिसका जो है 2 बार जन्म होता हो वो हम जो है उसको द्विज कहेंगे। तो दोस्तों इसमें जो हमारे ऑप्शन दे रखे हैं हाथी, दांत, वस्त्र और जल। ठीक है, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो दांत इसका जो है आंसर हो जाएगा, यानी कि दांत का जो हमारा 2 बार जन्म होता है। इस तरीके से दोस्तों मैं आपको बता दूं द्विज का अनेकार्थी भी हमसे ये है, एक तो दांत हो गया हमारा, ब्रह्मा हो गया, ठीक है, और चांद हो गया, ये हमारे द्विज के अनेकार्थी शब्द हो जाते हैं। अब दोस्तों इसी में आगे देखेंगे हमारा इनमें से घोटक शब्द यानी कि क्या है। हमसे पूछा है कि घोटक शब्द हमारा क्या है, देशज है, तद्भव है, तत्सम है या फिर विदेशज है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा यानी कि जो तत्सम हो जाएगा इसका आंसर, यानी घोटक जो है हमारा ये घोड़े का जो है हमारा जो घोटक है ये हमारा तत्सम है, जो इसका तत्सम बनेगा तद्भव बनेगा हमारा घोड़ा जो है इसका तद्भव बन जाएगा, यानी घोटक जो है हमारा ये हमारा तत्सम शब्द हो जाता है। ठीक है, अब दोस्तों जो हमारे तत्सम शब्द होते हैं ये हमारे संस्कृत शब्द होते हैं और जो इनका परिवर्तन होने के बाद में जब ये हिंदी में आते हैं तो दोस्तों ये तद्भव हमारे बन जाते हैं। अब दोस्तों इसी में आगे देखेंगे हमारा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अब दोस्तों इसमें जो है हमारे ये हमारा गद्यांश आ जाता है इसको जो इस मतलब इस सेट के अंदर, यानी इस शिफ्ट में हमारा दोस्तों ज्यादा बड़ा गद्यांश नहीं था, ये गद्यांश हमसे इतना बड़ा पूछा गया था। दोस्तों इसमें यह था कि अब ना गहरी नींद में तुम सो सकोगे, ठीक है, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूं, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने ना दूंगा, अरुण उद्याचल राज ने मतलब अरुण अत्याचल रजाने आ रहा हूं, कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिरहर मुड़ते रहे तुम। तो दोस्तों हमसे एक गद्यांश पूछा था, इतना ही बड़ा था दोस्तों, इसके आधार पर हम क्वेश्चन देखेंगे अपने। ठीक है, अब दोस्तों इसमें यह है कि उपर्युक्त काव्यांश क्यों है, गहरी नींद में सोने का अर्थ क्या है। तो दोस्तों इसमें हमसे अर्थ पूछा कि गहरी नींद में सोने का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन दे रखे हैं हमें परिश्रमी होना, ऑप्शन बी दे रखा है हमें बेखबर होना, चिंता युक्त होना या फिर मृत्यु को प्राप्त होना। दोस्तों हमारा जो इसमें आंसर बनेगा वो के बेखबर होना, यानी गहरी नींद का मतलब होता है गहरी नींद में सोना, मतलब बेखबर होकर के सोना, मतलब किसी भी चीज की चिंता ना होना। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इसी में हम आगे देखेंगे आज की क्लास का हमारा अगला क्वेश्चन इसे हमारा काव्यांश से रिलेटेड। इसमें दे रखा है कि उपर्युक्त काव्यांश के अनुसार कवि लोगों को क्या नहीं मतलब कभी लोगों को कहाँ नहीं जाने देता है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों हम ये देखेंगे कि अतल ऑप्शन दे रखे हैं हमारा अतल गहराई में, ऑप्शन बी दे रखा है हमें जहां सूर्य अस्त होता है, ऑप्शन डी है पतन की राह पर, ऑप्शन डी रखा है हमें पाताल में। दोस्तों हमें जो ऑप्शन दे इसमें जो काव्यांश के आधार पर हमें कवि ने कहा है वो हमें कहाँ नहीं जाने देता, तो दोस्तों वो नहीं जाने देता है पतन की राह पर हमको जाने नहीं देता, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इसी में ही हम आगे देखेंगे आज की क्लास का हमारा अगला क्वेश्चन। उसमें दोस्तों ये दे रखा है हमें कि उपर्युक्त काव्यांश में कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है। ठीक है दोस्तों, एक बार जो आप इस काव्यांश को अच्छे तरीके से पढ़ लेना, उसी के आधार पर दोस्तों आंसर इसमें आप दे देना। अब दोस्तों इसी में हम आगे देखेंगे, यानी हम ऑप्शन इसमें दे रखे हैं बहुत परिश्रमी है, जो अत्यधिक प्रेरित हैं, जो आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, ऑप्शन डी रखा है हमें जो जीवन की कठोर वास्तविकता से बेखबर है। दोस्तों हमारा जो आंसर हो जाएगा, यानी कवि जो है उन लोगों को जगाना चाह रहा है, इसमें उन लोगों को बता रहा है जो जीवन की कठोर वास्तविकता से बेखबर है, उनके बारे में जो इसमें बताया गया उनको जो कवि जो है इस काव्यांश के आधार पर उनको जगाने की बात कर रहा है। अब दोस्तों इसी में हम आगे देखेंगे आज की क्लास का हमारा अगला क्वेश्चन। हमसे पूछा गया है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन दे रखे हैं 4, 2, 3 और 5। तो दोस्तों हमारा आंसर जो हो जाएगा वाच्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। दोस्तों इसमें बता दूं एक तो हमारा कर्म वाच्य होता है, एक दोस्तों हमारा कर्तृवाच्य होता है, एक होता है दोस्तों हमारा भाववाच्य। ये हमारा 3 प्रकार के वाच्य इसमें हो जाते हैं। अब दोस्तों आगे देखेंगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है क्लास को दोस्तों शेयर जरूर करना और दोस्तों आप बताना कि हमने थोड़ा हिंदी है कि जो हमने अच्छी तरीके से इसको कवर करेंगे, जैसे कि दोस्तों हम पॉलिटी को कवर कर चुके हैं, उसी तरीके से दोस्तों अगर आप अपना साथ बनाए रखें तो हिंदी को भी दोस्तों ऐसे अच्छी तरीके से हम प्रैक्टिस सेट्स के माध्यम से कवर करते हुए चलेंगे। दोस्तों हमसे इसमें ऑप्शन दे रखा है कि क्वेश्चन है हमारा अल्पायु में कौन सा प्रत्यय है। दोस्तों हमारा जो ये उपसर्ग और प्रत्यय है इनसे संबंधित दोस्तों हमारा
इनमें जो है 2 से 3 क्वेश्चन हमसे हर सेट में पूछे गए थे, ठीक है, और आने वाली परीक्षाओं में भी हमसे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों हमसे अल्पायु में जो है प्रत्यय पूछा है, जैसे कि मैं आपको बता करके कहता हूँ, जो हमारा प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है और जो हमारा शब्द के आदि में लगेगा वो हमारा उपसर्ग लगेगा। तो ठीक है, तो दोस्तों हमारा इसमें दे रखा है कि ऑप्शन ए है यू, वायु, आयु और अल्प। तो दोस्तों हमारा जो हो जाएगा आयु जो है हमारा ये प्रत्यय हो जाएगा, और जो दोस्तों इसके अंदर हमारा उपसर्ग बनेगा अल्प जो है हमारा इसके अंदर उपसर्ग हमारा ये बन जाएगा, ठीक है। आयु जो होगा अल्प आयु, ये इस तरीके से हमारा ये मतलब शब्द हमारा पूरा हो जाएगा। अब दोस्तों आगे देखेंगे इसी में ही आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। इसमें दोस्तों ये रखा है कि इनमें से कौन सा प्रकार वर्तमान काल का नहीं है। यानी दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता कर गया था कि वर्तमान काल के हमारे 5 भेद होते हैं, ठीक है, भूतकाल के हमारे 6 भेद होते हैं और भविष्य काल के जो है हमारे 3 भेद होते हैं। अब दोस्तों इसी में हमारा ये दे रखा है कि कौन सा भेद नहीं है, हमसे पूछा गया है। यानी कि सामान्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल और आसन्न भूतकाल, मतलब आसन्न भूत और जो है तात्कालिक वर्तमान। दोस्तों जैसा कि ऑप्शन देख के हमको लग रहा है कि जो आसन्न भूत है हमारा ये भूतकाल का हमारा उदाहरण हो जाएगा, मतलब जो आंसर है ये भूतकाल का ये भेद एक हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसी में हम आगे देखेंगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन हमारा, जो हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा क्वेश्चन नंबर 25, इसमें कि मूल आक्रामक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया कौन सी धातुएं कहलाती हैं। ये जो हमारी मूल आक्रामक धातुओं, मतलब जो आक्रामक धातु हैं, इनके साथ में अगर हम प्रत्यय जोड़कर बना देंगे तो हमारी जो कौन सी धातु, मतलब जो कौन सी धातु वो बन जाएगी। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दे रखा है द्विकर्मक धातु, साधित सकर्मक धातु या फिर संयुक्त धातु या समस्त धातु। तो दोस्तों इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साधित समर्थक, मतलब साधित सकर्मक जो है धातु ये इससे मिलकर के बन जाएगी अगर मूल आक्रामक धातुओं के साथ में हम अगर प्रत्यय जोड़ देंगे तो, ठीक है। अब आगे देखेंगे दोस्तों हमारा आज की क्लास का हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग उर्दू का नहीं है। यानी हमसे उपसर्ग पूछा है कि कौन सा उपसर्ग जो है हमारा उर्दू का नहीं है। तो दोस्तों इसमें हमें दे रखे हैं ऑप्शन है खुश, कम, उन और गैर, ये हमारे, तो इसमें आंसर जो हो जाएगा हमारा दोस्तों, आंसर तो हमारा उन जो है हमारा उपसर्ग का नहीं है, मतलब जो उपसर्ग है उर्दू का नहीं है, और जो हमारे अन्य 3 हो जाएंगे ये हमारा उर्दू के उपसर्ग इसमें हो जाएंगे, यानी कि उर्दू से इनको शामिल किया गया। अब दोस्तों इसी में हम चलेंगे आगे आज की क्लास का दोस्तों अगला क्वेश्चन इसमें ये हो जाता है हमारा कि आजीवन में कौन सा समास है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें हमारे ऑप्शन दे रखे हैं तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और अव्यय समास, ठीक है। तो उसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा आजीवन में जो हमारा अव्ययभाव समास हो जाएगा। अब दोस्तों अव्ययभाव समास को मैं आपको पहचानने वाले कुछ इसमें भेद बता देता हूँ, जैसे किसी शब्द के स्टार्टिंग में हमारा आ लगा हुआ हो, ठीक है, या फिर हमारा जैसे मतभेद लगा हुआ हो, ठीक है, इस तरीके से, या फिर हमारा यथा लगा हुआ हो, जैसे यथा हो जाता है, तो हमारे अव्ययभाव के इसमें समास, मतलब जो अव्ययभाव समास इसमें हो जाता है, ठीक है। अब दोस्तों इसी में आगे देखेंगे हमारा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। इसमें दोस्तों ये दे रखा है कि इनमें से कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है। तो दोस्तों इसमें आंसर ऑप्शन दे रखे हैं हमारे बघेली, ब्रज, कन्नौजी और बुंदेली, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा ये बघेली जो है हमारा ये उदासीन आकार बहुला हमारी बोली हो जाती है, ठीक है। अब दोस्तों जो हमारी बोलियां हैं इनको दोस्तों 5 भागों में, मतलब 5 वर्ग इसके हमारे बोलियों के बनाए गए हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा पहाड़ी हिंदी हो जाता है, ठीक है, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, ठीक है, इस तरह बिहारी हिंदी, जो हमारे 5 भेद हुए इसमें हो जाते हैं। तो आने वाली क्लासों में भी दोस्तों हम उसको पूरा कवर करेंगे। अब आगे देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। इसमें अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है कि इनमें से किस भाषा की मुख्य बोली विष्णुपुरिया है। तो दोस्तों हमारा इसमें जो ऑप्शन आ जाएंगे, एक तो हमारा उड़िया, बांग्ला, गुजराती और असमी, ये हमारा ऑप्शन दे रखे हैं। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों विष्णुपुरिया बोली जो हमारी है वो हमारी असमी भाषा के अंतर्गत आ जाती है, असमिया के अंतर्गत, ठीक है। अब आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगर दोस्तों आपको अगर स्पीड ज्यादा लग रही हो तो दोस्तों आप कमेंट में जरूर बता देना, कमेंट कर देना कि दोस्तों इसकी आवाज थोड़ा, मतलब जो स्पीड है इसको जो है कम किया जाए या फिर इतना ही रखा जाए, क्योंकि दोस्तों प्रैक्टिस सेट है, हम इसको जल्दी ही अपना कवर करेंगे। थ्योरी को दोस्तों हम अपने आराम से करते हुए चलेंगे। अब दोस्तों इसमें जो हमारा ऑप्शन दे रखा है, हमारा क्वेश्चन नंबर 30 दे रखा है ये कि इनमें से कलिकता वाया बाईपास उपन्यास के रचनाकार इसमें कौन है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दे रखे हैं हमारे मैत्रेयी पुष्पा, अलका सरावगी, महुआ माझी और जयप्रकाश करदम, ठीक है। तो जो हमारा इसका आंसर हो जाएगा अलका सरावगी जो है हमारा ये कलिकता बाईपास के रचनाकार हो जाएंगे। अब दोस्तों हमारा इसी में देखेंगे, यानी कि आज की क्लास का अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन में दोस्तों हमारा ये दे रखा है कि इनमें से पार्थिव
शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या होगा। यानी कि जो हमारे पार्थिक शब्द है, ठीक है, ये हमारा अनेक जो है ये एक शब्द हमारा दे रखा है, तो हमारा जो इसका जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है हमारा, उसी तरीके से हमसे पूछा है, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो दोस्तों इसमें हमारा जो ऑप्शन दे रखे हैं, जिसका संबंध मनुष्य से है, जिसका संबंध जो ईश्वर से है, ऑप्शन सी दे रखा है जिसका संबंध पृथ्वी से, या फिर जिसका संबंध हमारा जो है पृथ्वी से। तो दोस्तों हमारा जो इसका आंसर बनेगा, जिसका संबंध जो है पृथ्वी से है, उसको जो है हम पार्थिक कहेंगे, ठीक है। अब आगे देखेंगे अगला आज की क्लास का हमारा अगला क्वेश्चन में दोस्तों हमें ये दे रखा है कि विरोधाभास अलंकार निम्नलिखित में से किस अलंकार की श्रेणी में आता है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन दे रखे हैं इसमें अर्थ अलंकार, ठीक है। दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूं, हमारा अलंकार से संबंधित आपको 102 क्वेश्चन मिलेंगे। प्रत्यय उपसर्ग प्रत्यय से संबंधित आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, जैसे कि हमने अभी कर लिए, ठीक है। तो आगे देखेंगे हमारा इसमें शब्द अलंकार ए और बी दोनों, या फिर इन दोनों में से कोई नहीं। दोस्तों हमारा जो आंसर बनेगा हमारा इसमें अर्थ अलंकार जो है, ये विरोधाभास अलंकार इसके अंतर्गत अर्थ अलंकार में आ जाता है, ठीक है। अब दोस्तों इसी में आगे देखेंगे हम आज की क्लास का हमारा अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस कृति पर दिया गया था। तो ऑप्शन दे रखे हैं हमें दिलोदानिश 1993, समय सरगम 2000, जिंदगीनामा 1979, या फिर सूरजमुखी अंधेरे में 1958 में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, दिलोदानिश, समय सरगम, जिंदगीनामा, ये जो है कृष्णा सोबती की हमारी जो है ये रचनाएं इनकी हो जाती हैं। लेकिन हमसे जो इनका साहित्य अकादमी पूछा है, तो इन्हें जो है जिंदगीनामा पर 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया था, ठीक है। अब दोस्तों इसी में हम आगे देखेंगे आज की क्लास का हमारा अगला क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 34। तो इसमें हमें यह दे रखा है कि इनमें से किस अभिनव गुप्त का प्रमुख दार्शनिक मत क्या है। यानी कि दोस्तों इनमें से जो हमारे अभिनव गुप्त थे, ये प्रमुख दार्शनिक जो मत था इनका, क्या इनका प्रमुख दार्शनिक मत था। तो ऑप्शन दे रखे हैं हमें शैव, वेदांत, मीमांसा और सांख्य। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इसमें शैव जो है इनका ये प्रमुख मत हो जाएगा अभिनव गुप्त का, ठीक है। अब दोस्तों आगे देखेंगे हमारा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। इसमें दोस्तों ये दे रखा है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती मुहावरे का अर्थ हमारा क्या होगा। तो ऑप्शन दे रखे हैं हमें झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं, हर बात पर ताली नहीं बजती, ऑप्शन सी दे रखा है हमें काम करने के लिए दोनों हाथ की जरूरत होती है, और ऑप्शन डी दे रखा है हमें अकेला आदमी झगड़ा नहीं करता। तो दोस्तों जो हमारा आंसर हो जाएगा, जो बोर्ड ने हमारा आंसर माना था, यानी झगड़े में दोनों पक्ष होते हैं, दोनों पक्ष दोषी होते हैं, मतलब जो बात होगी हमारी दोनों तरफ से होगी, एक तरफ से इसमें कोई भी बात नहीं होगी, गलती यानी कि दोनों की होगी। अब दोस्तों इसी में हम आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा आज की क्लास का। अब दोस्तों इसमें हमारा ये क्वेश्चन है कि ध्रुव विलंबित में गणों का क्रम क्या होना चाहिए। जैसे दोस्तों इसका एक हमारा जो एक तरीका हमारा सूत्र होता है, यमता राज भान सलगा, ठीक है। इसी के आधार पर जो इसको हम मतलब जो इसका आंसर जो है इसी के आधार पर दोस्तों इसको बांटते हैं। दोस्तों हमारा जो इसमें ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि नगड़ भगड़ भगड़ रगड़, ये हमारा इसका आंसर इसमें हो जाएगा। दोस्तों जो हमारी अगली क्लासेज हो जाएंगी, जो हमारे यमता राज भान सलगा है, उसको भी दोस्तों हम विस्तार से देखेंगे कैसे हमारा इसमें हम अलग अलग इनको छांटते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आगे देखेंगे हमारा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। इसमें दोस्तों हमें दे रखा है उपविराम का चिन्ह इनमें से कौन सा है। दोस्तों उपविराम हमसे पूछा गया है कि इसमें हमारा उपविराम का चिन्ह कौन सा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें जो है हमारा थोड़ी सी इसमें मिस्टेक हो गई है थोड़ा टाइपिंग में। जो हमारा उपविराम ये तो हमारा वो हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, विराम हो जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, प्रश्न सूचक, ये हमारा दोस्तों योजक चिन्ह हो जाएगा, ये हमारा दोस्तों ये हमारा उपविराम पूछिए तो हमारा विसर्ग हो जाएगा। और दोस्तों उपविराम जो होगा हमारा, ये हमारा उपविराम का चिन्ह जो होगा, ये हमारा उपविराम का चिन्ह बनेगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा ये गलत हो गया है। और जो हमारा अर्धविराम होता है दोस्तों, अर्धविराम ये बन जाएगा हमारा एक कोमा, और जो उपविराम होगा, उपविराम दोस्तों ये बनेगा हमारा ऐसे करके, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन थोड़ा मतलब ऑप्शन में मिस्टेक हो गई। अब आगे देखेंगे दोस्तों हमारा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। इसमें दोस्तों ये दे रखा है कि इनमें से कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची है। अब दोस्तों इसमें हमारे ऑप्शन दे रखे हैं व्योम, धरा, तम और इनमें से कोई नहीं। आकाश का जो पर्यायवाची होगा हमारा व्योम जो है हमारा आकाश का पर्यायवाची हो जाएगा। यानी कि जो आकाश के हमारे अन्य पर्यायवाची हो जाएंगे, जैसे अनंत हो गया, ठीक है, अनंत, व्योम, आकाश, आसमान, ठीक है, नभ, ये हमारे इसके आकाश के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। अब दोस्तों इसी में देखेंगे आज का अगला क्वेश्चन। आज की क्लास का दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों इसमें हमारा ये दे रखा है कि विखंडनवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था। तो ऑप्शन दे रखे हैं हमें दोस्तों इसमें रामचंद्र शुक्ल,
प्लेटो, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर देरिदा। ठीक है, तो दोस्तों हमारा इसमें जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। यानी दोस्तों देरिदा ने जो है विखंडनवाद का सिद्धांत दिया था। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें जो हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र है, इन्हें जो है पुनः जो हमारे इन्हीं के आधार पर मतलब हिंदी पुनः जागरण का जो है इनको जनक कहा जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। और दोस्तों इनका जो स्टार्ट होता है, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, ठीक है, जो इनका आधुनिक युग स्टार्ट होता है ये 1850 से जो इनका आधुनिक युग जो है स्टार्ट होता है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अब आगे देखेंगे दोस्तों हमारा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर 40। इसमें दोस्तों ये रखा है कि इनमें से कौन सा शब्द सरल का विलोम है। तो ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों इसमें सर्पिल, घुमावदार, जटिल या फिर वक्र। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें जटिल जो है हमारा सरल का इसमें विलोम हो जाएगा। ठीक है, घुमावदार का दोस्तों हमारा जो सीधा हो जाएगा, घुमावदार का जो है हमारा सीधा हो जाएगा। वक्र का दोस्तों हमारा जो है इसमें रिजु हमारा वक्र का हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे हो जाएंगे दोस्तों। इसमें जो हमने 40 क्वेश्चन देखे, यानी कि जो हमारी 12 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें हमारे किस तरीके के 40 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, इन 40 क्वेश्चन को दोस्तों हमने कवर कर लिया। ऐसे ही दोस्तों हम आगे की जो आगे की हमारी शिफ्टें थी सभी शिफ्ट को हम इसमें जो साइड बाय साइड कवर करते हुए चलेंगे। बस दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना साथ दोस्तों बनाए रखना, और दोस्तों चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और क्लास को भी दोस्तों शेयर करना। और दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो, और दोस्तों हम क्लास में और क्या बेहतर कर सकते हैं, और दोस्तों एक्सप्लेनेशन और जो क्वेश्चन हमारे इनसे रिलेटेड जो एक्सप्लेनेशन और ज्यादा देनी चाहिए, दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताना कि इससे ज्यादा भी एक्सप्लेनेशन और देनी चाहिए, और इन क्वेश्चंस के बारे में जो इन क्वेश्चंस है इनको डिटेल में बताते हुए चलना चाहिए। दोस्तों कमेंट जरूर करना। ठीक है, और इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।